नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अलवर पुलिस के सुरक्षा संवाद के इस नए सत्र में। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अलवर पुलिस की ये एक पहल है जिसमें हम पुलिसिंग के घंटों को बिना नुकसान पहुंचाए हम कोशिश करते हैं कि समाज के हर वर्ग को, हर अंग को साथ लेके चल सकें, साथ जोड़ के चल सकें। कुछ ऐसा कर सके जहां हम सभी को एक दूसरे के समन्वय की, सहयोग की, सहभाव की आवश्यकता है। एक दूसरे की पूर्ति को हम कर सकें। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व मानसिक दिवस है, ये सप्ताह भी मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिन शुरू किया गया कि 10 अक्टूबर को 1994 में पहली बार दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया गया। जब से हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि इस दिन से शुरू करके अगले एक साल तक, अगले साल के 9 अक्टूबर तक हम कुछ ऐसा करें कि जहां हम मानसिक तनाव, अवसाद और दिमाग को स्वस्थ रखने की और कुछ कार्य कर सकें। इसी के तहत आज हम लोगों से आप सभी लोगों से मैं रूबरू कराना चाहूँगा, आपकी सभी की एक मुलाकात करवाना चाहूँगा डॉक्टर सुमित मित्तल से, जो कि मनोरोग विशेषज्ञ हैं, नशा मुक्ति विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ जुड़ी हैं आईपीएस ज्येष्ठा मैत्रे। ये अभी अलवर में पदस्थापित हैं प्रशिक्षु आईपीएस के रूप में। आप दोनों का स्वागत है। और थैंक यू। मैं अब अनुरोध करूंगा कि हम सभी एक बार परिचय सभी एक छोटा छोटा प्राप्त करें और आप सभी जनता से मुखातिब हों। डॉक्टर सुमित मित्तल साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जनता से दो शब्द कहें। थैंक यू मुदित जी। तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अलवर पुलिस डिपार्टमेंट को और स्पेशली तेजस्विनी मैम को कि मुझे ये मंच प्रदान किया उन्होंने, और इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मेरे विचार साझा करने के लिए मुझे एक मंच प्रदान किया। आज के टाइम में मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। मैं डॉक्टर सुमित मित्तल, साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, विश्वास हॉस्पिटल अलवर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ओवर टू यू मुदित जी। जी डॉक्टर साहब, मैत्रेय जी अपना परिचय थोड़ा जनता से मुखातिब होने दें। जय हिंद साथियों। मैं सबसे पहले अलवर पुलिस डिपार्टमेंट को, इसकी मैडम तेजस्विनी गौतम आईपीएस 2013 बैच को और सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने इस तरीके के एक सेंसिटिव इशू को पे चर्चा करने के बारे में सोचा। मैं स्वयं यहाँ पर प्रशिक्षु आईपीएस हूँ। इससे पहले भी मैं मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पोस्ट पर पदस्थ रही हूँ, तो मेरा एक सिग्निफिकेंट टाइम पुलिस में बिताया है मैंने। और इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत नई पहल होगी कि हम ना सिर्फ कोविड के टाइम्स में पुलिस पर पड़ रहे स्ट्रेस, और भी जो कर्मी है, जो मेडिकल कर्मी है, जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उन पे जो कोरोना का इफेक्ट है, जो डिप्रेशन हमारे बीच आ रहा है, उस पर हम बात करते हुए और हम इस तरीके की कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि इस तरीके की कॉन्वर्जेशन हम करते रहें। बिल्कुल मैम, हम इन चीज़ों को जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य की हम लोग बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य है क्या और हमें इसकी आवश्यकता क्या है? जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम WHO की हेल्थ की डेफिनेशन देखें तो WHO की हेल्थ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी आर कंसिडर्ड हेल्दी अगर हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, मतलब कि 4 डायमेंशंस हैं हेल्थ की। अगर चारों ठीक है तभी हम हेल्दी कहलाएंगे। हम सब लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत बातें करते हैं, अपना ध्यान भी रखते हैं। फिजिकली हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे। नेग्लेक्ट करते हैं हम अपनी मेंटल हेल्थ को, लेकिन मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ जितनी ही इम्पोर्टेंट है। और बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट, हम मेंटल हेल्थ के अलावा आपकी सोशल हेल्थ किसे कहते हैं? मतलब कि आप अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सोसाइटी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, दैट इज सोशल हेल्थ।
एंड लास्ट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, मतलब कि हम सबके धार्मिक बिलीव हैं कुछ, उन सब में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, हेल्दी थिंकिंग कैसे रखें। तो ये चारों डोमेन जब हमारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी हम परफेक्टली हेल्थी कहला पाएंगे। इट्स नॉट कि हम फिजिकली फिट हैं और हम हेल्दी हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमको मेंटल हेल्थ का अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और पहले ही WHO के अकॉर्डिंग डिप्रेशन जो है बहुत बड़ा प्रिवेलिंग कारण है मॉर्बिडिटी का, मतलब कि लाइफ प्रॉब्लम वाली लाइफ जीने का। और इस कोरोना काल में, कोरोना पेंडेमिक में ये डिप्रेशन अवसाद पहले से और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेंटल हेल्थ इस कोरोना पीरियड में और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है, खराब हो रही है। पहले भी खराब थी, अब और ज़्यादा खराब हो रही है। इस कोरोना काल में अगर हम देखें तो लोगों में एक डर आ गया है कि कहीं मेरे को इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, या फिर मेरे को इन्फेक्शन हो गया तो मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, या फिर एक बहुत बड़ा डर है क्वारंटाइन का कि 15 दिन आइसोलेशन में रहना पड़ेगा मुझे। तो ये सब डर आ रहे हैं। डर आता है कि कहीं मैं अपनी फैमिली के किसी मेंबर को तो नहीं खो दूंगा। और हम सब लोग फिजिकली अपना जो सपोर्ट नेटवर्क है उससे कहीं ना कहीं दूर होते चले गए हैं, फिजिकली दूर हो गए हैं। और इस फिजिकली के कारण कुछ लोगों ने इमोशनल दूरियां भी बना ली हैं। लाइक हम घर पे हैं, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया है, लेकिन हम मोबाइल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन लोगों ने अपने आप को कट ऑफ करना चालू कर दिया, तो वो भी हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पेयर कर रहा है। और जो कि फ्रंट लाइन वर्कर हैं, लाइक कि डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट, सफाई कर्मचारी, ये सब लोग सबसे ज्यादा प्रोन हैं इस पेंडेमिक में अपनी मेंटल हेल्थ के खराब होने के लिए। क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन शायद ही किसी ने अपने लाइफ टाइम में देखी हो। वर्क बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इससे ज्यादा बर्डन मेरे हिसाब से कभी भी हेल्थ केयर सेक्टर पे या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में कभी नहीं था। बच्चों में अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो बच्चों में पढ़ाई का पैटर्न चेंज हो गया है कंप्लीटली, ऑफलाइन से कंप्लीट ऑनलाइन पे चले गए हैं। सिग्निफिकेंट चेंज हो गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे पढ़ाई करें। दूसरा, फ्यूचर को लेके उनमें डर है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, एग्जाम होंगे तो उनका रिजल्ट कब आएगा। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम फीमेल्स की बात करें, फैमिली में वुमेन की बात करें, तो लेडीज लोगों को बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कई लोगों का, तो बच्चे भी घर पे हैं, फैमिली के अदर मेंबर्स भी घर पे हैं। तो फीमेल्स के ऊपर घर का बर्डन और ज्यादा पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है। देखा जाए, अगर एक रिसर्च अभी तुरंत थोड़े टाइम पहले हुई थी, उसमें ये भी सामने आया कि इन दिस कोरोना पेंडेमिक डोमेस्टिक वायलेंस भी इंक्रीज हुआ है थोड़ा बहुत। तो वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप्स में खटकी, इतना टाइम एक साथ रहने की आदत नहीं थी हमको। कई लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले रहे हैं। हर चीज के प्रोज और कॉन्स दोनों होंगे। तो ये सब कॉन्स हैं, नुकसान है इस चीज के। कोरोना के कारण ये सब चीजें हो रही है। अब हम बात करें कि डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले नहीं था। कोरोना से पहले भी ऑलमोस्ट 10 में से 1 लोग, मतलब कि 10% जनरल पॉपुलेशन में डिप्रेशन प्रिवेल करता है। और आफ्टर दिस कोरोना इट इज गोइंग हाई अराउंड 20 to 25%, मतलब कि 100% इंक्रीज हो गए हैं पेशेंट, 10% से 20% हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद मानसिक जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, अवसाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस कोरोना पेंडेमिक के बाद नेक्स्ट पेंडेमिक मेंटल डिसऑर्डर्स की पेंडेमिक होने वाली है, अगर हमने अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से ध्यान में नहीं लिया तो। मानसिक रोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों का स्टिग्मा, लोगों का डर। लोग
सोचते हैं कि साइकेट्रिस्ट जो हैं वो पागलों के डॉक्टर हैं, और मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम साइकेट्रिस्ट पागलों का भी इलाज करते हैं। पहली बात तो हम पागल किसे कहते हैं? पागल हम उसे ही कहेंगे जिसे अपने खाने पीने का, कपड़े पहनने का, रहने सहने का कोई होश नहीं है। वो बिना कपड़ों के भी बाहर निकल जाएगा, महीनों दिनों भूखे रह सकता है, या फिर अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, सड़े गले कपड़े पहन रहा है, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, कहीं भी बैठ जाता है, कहीं भी खा लेता है, तो उस इंसान को हम पागल कहेंगे। तो साइकियाट्रिस्ट इनका तो इलाज करते ही करते हैं, लेकिन हम अगर मान लो किसी को नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा रोग है, उसका भी इलाज करते हैं। किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, उसका भी इलाज होता है। किसी को किसी नशे की आदत पड़ गई है, कोई भी नशा हो सकता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू से लेके अल्कोहल गांजा अफीम कुछ भी, बहुत सारे नशे हैं आजकल तो। नए केसेस आयोडेक्स खाने के केसेस भी आने लगे हैं। तो लोगों को अपना एक डिपेंडेंसी चाहिए, बेसिकली ये कोपिंग स्ट्रेटेजी है लोगों की। उनको जब भी कोई चिंता भरी सिचुएशन आती है तो उन्हें एक नशा नजर आता है, और उनको लगता है कि मैं नशा कर लूंगा तो मेरे को थोड़े टाइम के लिए राहत मिल जाएगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आज के टाइम में रिसेंटली, स्पेशली इस कोरोना काल में, सुसाइड रेट्स भी बढ़ गए हैं। कुछ सेलिब्रिटीज ने भी सुसाइड किए हैं, अलवर में लोकल में भी सुसाइड्स हुए हैं कुछ। और सुसाइड जो है डेथ का एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन साथ में सुसाइड एक प्रिवेंटेबल कारण है, मतलब कि सुसाइड को रोका जा सकता है अगर टाइम रहते हम उसमें इंटरवीन करें, उसमें उस जो पर्सन है सुसाइड करने वाला, अगर उसकी हम हेल्प कर लें तो उस सुसाइड को रोका जा सकता है। तो इसके लिए हमको सुसाइड करने वाले पर्सन के कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, उनको पहचानना होगा। वार्निंग साइंस जैसे कि पेशेंट जो है अपने अधूरे कामों को पूरा करने लगेगा, जैसे कि सब कुछ अब खत्म करके जो बाकी काम है अब मेरे को फ्री होना है। स्लीप पैटर्न में चेंज होने लगेंगे, या तो बहुत ज्यादा सोने लगेगा या बहुत कम सोने लगेगा। लोगों से अलग थलग होने की कोशिश करेगा, किसी से बात नहीं करेगा। बर्ताव में चेंज होंगे, या तो चिड़चिड़ा हो जाएगा या बिल्कुल शांत हो जाएगा। कोई नशा करने लगेगा। तो ये सब साइन अगर हमको दिखते हैं, और या फिर अगर कोई आपके आसपास कोई भी इंसान मरने की बात करता है कि जिंदगी अच्छी नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाना है, तो इन सब चीजों को हमको लाइटली नहीं लेना है। हमें उनसे पूछना है कि बताइए आप क्या परेशानी है, आपकी परेशानी का सॉल्यूशन हो सकता है। बेसिकली सुसाइड वाला जो इंसान है वो जिंदगी से दुखी नहीं होता है, वो अपनी परेशानी से दुखी होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि इस परेशानी का अंत मेरी जिंदगी के अंत करने से ही होगा। अगर हम टाइम रहते उसको ये समझा पाए कि परेशानी का अंत हो सकता है, उसे एक होप उसमें अंदर हम डाल सकें कि परेशानी सॉल्व हो जाएगी, तो डेफिनेटली हम सुसाइड को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दूसरा लोगों के मन में मिथ है, डर रहता है कि जो मानसिक रोगों की दवाइयां हैं उनकी आदत पड़ जाती है और वो छूट नहीं पाती। हाँ, कुछ हद तक ये बातें सही है, मानसिक रोगों की जो दवा है उनकी आदत पड़ती है, लेकिन लगभग 65 to 70% पेशेंट की ही दवाइयां लाइफ लॉन्ग चलती हैं। 30 to 35% पेशेंटों की दवा टाइम के साथ बंद हो जाती है। कुछ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर ऐसे हैं जिनमें थोड़े टाइम के बाद दवाइयां बंद हो जाती हैं। अब अगर मान लो किसी इंसान को अवसाद है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रहा है ना। डेली मर मर के जी रहा है, डेली दुखी होगा, डेली रोएगा, भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, मरने के ख्याल आएंगे, होपलेस हेल्पलेस फील करेगा, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो कहीं है ही नहीं ना। और डेली मर मर के जीने से अच्छा है, मैं कहता हूं कि डेली जी जी के मरो, रोज जियो।
अगर उसके लिए हमको मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ रही है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी ही बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, थायराइड है, हार्ट की कंडीशंस हैं, कितनी सारी बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां लाइफ लॉन्ग चलती हैं। और डिप्रेशन कोई ऐसा नहीं है कि ये कमजोर पर्सनालिटी का या इसकी साइकोलॉजी में कमजोरी है इसलिए इसको डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन बेसिकली एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। इसमें न्यूरोफिजिकल लेवल पे ब्रेन के केमिकलों में, न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस फिजियोलॉजिकल हैं और उनको बिना दवाइयों के सही कर पाना बड़ा मुश्किल है। मैं तो कहूँगा बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि जो चीज केमिकल लेवल पे चेंजेस हो गए, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन वाला इंसान जानबूझ के नेगेटिव चीजें सोच रहा है। वो चाहता है कि मैं पॉजिटिव सोचूं, लेकिन वो चाहकर भी पॉजिटिव नहीं सोच पाता है। इवेंचुअली वो अपने खुद के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए और अपने फ्यूचर के लिए सब चीजों के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। और ये नेगेटिविटी इतनी ज्यादा घर कर जाती है तो उसे हमारी टर्म में बोलते हैं एनेडोनिया, मतलब कि किसी भी चीज में, जिन चीजों में उसको इंटरेस्ट था पहले, उन चीजों में भी इंटरेस्ट नहीं आता। लाइक कि मान लो पर्सन को टीवी देखना अच्छा लगता था, उसे टीवी देखना अच्छा नहीं लगेगा। क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, क्रिकेट नहीं खेलेगा। देयर इज लैक ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली एक केमिकल है सेरोटोनिन, ये हमारे ब्रेन में कम हो जाता है तो हमको डिप्रेशन होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है। दवाइयाँ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है। एक टाइम जब अगर हम 1950 से पहले का टाइम लें तो उस टाइम तक ऐसा था कि साइकेट्री में मानसिक बीमारियों की दवाइयाँ बहुत लिमिटेड थी और उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा थे। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। हर साल हमारे पास 2 4 5 नई नई दवाइयाँ आती हैं, साइड इफेक्ट कम वाली दवाइयाँ आती हैं। तो पेशेंट के साथ जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। कई पेशेंट को कंसर्न होता है कि मेरा वजन नहीं बढ़ना चाहिए, कई लोगों का कंसर्न होता है कि मुझे दिन के टाइम में नींद नहीं आनी चाहिए। तो आप अपने ट्रीटिंग साइकेट्रिस्ट से, मानसिक रोग विशेषज्ञ से ये चीजें डिस्कस करेंगे तो आपको उस तरह की ही दवाइयाँ दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि हर दवाइयों से वजन बढ़ेगा, हर दवाइयों से नींद आएगी, हर दवाई हैबिट फॉर्मिंग है। तो ये आपका साइकेट्रिस्ट आपके लिए, आपके साथ डिस्कशन करके बहुत अच्छे से चूज कर सकता है। तो मानसिक रोग बेसिकली रोग है, जैसे कि और फिजिकल रोग हैं, बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, ये जैसे सब रोग हैं, ऐसे ही साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी बीमारियां हैं। कोई देवी देवता का प्रकोप नहीं है। हम लोग अक्सर देखा है लोगों को कि झाड़ फूंक में लाखों रुपए और बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देता है, और हमारे पास जब आता है तब काफी हद तक उसकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट, यानी कि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, अगर हम जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे, तो हमारा इलाज बहुत अच्छे से और थोड़े टाइम में हो जाएगा। तो इट्स हाई टाइम कि वी शुड एक्नॉलेज अवर मेंटल हेल्थ। और इस साल की जो थीम है वो भी यही है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो है सबका राइट है, सब, हर किसी इंसान का हक है। whatever we will invest in getting more benefit from our mental health, मतलब कि हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही हमारी मेंटल हेल्थ को हम एक्सेस कर सकते हैं अच्छे से। इट शुड बी फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, हर किसी के लिए होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ज़रूरत वाकई इस चीज़ की है कि हम बीमारी को एक्नॉलेज करें, हम ये स्वीकार करें कि हम, जैसे हमें नॉर्मली खांसी जुकाम सर्दी बुखार नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वैसे ये बीमारी है, एक अवसाद है, एक फेज है, जहां हम इस
मानसिक रूप से थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, कमजोर फील कर रहे हैं, तो उस चीज को स्वीकार करने की महती जरूरत है। हम ज्येष्ठा जी से भी जानना चाहेंगे, आपका पुलिस के दौरान या उससे पहले या अभी इस बीमारी को लेके क्या आपका कोई अनुभव रहा है, या फिर आप कुछ इस पे बात करना चाहेंगे? थैंक यू डॉक्टर साहब। आप जो भी आप इस पे बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक एक बात जो आप कर रहे हैं वो मैंने उसको एक्सपीरियंस भी किया है, और बिल्कुल उसी तरह वो बीमारी प्रोसीड करती है। आपका मन लगना बंद हो जाता है। अगर आपको खेलना पसंद था तो आपका खेलना आपको पसंद नहीं होता है। अगर आपको मूवीज देखना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, परिवार के साथ बैठना पसंद है, दोस्तों के साथ बैठना पसंद है, तो धीरे धीरे आपका ये सारी रुचियां आपकी खत्म होने लगती है। इस तरीके के जब आप ऐसे फेज में आते हो तो यूजुअली आप देखते हैं कि लोग इसको बोलते हैं कि ये एक फेज है, ये ठीक हो जाएगा, खुश रहने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि हम सभी खुश रहने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारे मन का वहम नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटल कोई कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, इसमें फिजियोलॉजिकल भी आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ना चाहते हुए भी थकान लगती है, ना चाहते हुए भी बहुत नींद आती है, ना चाहते हुए भी छोटी सी बात पर रोना आ जाता है। अगर उसी बात पे कभी आपकी किसी से बहस होगी तो आपको रोना नहीं आएगा, लेकिन जब आप डिप्रेशन में होंगे तो आपको रोना आ जाता है, आप बहुत गिल्ट में रहने लगते हैं। मैं अगर अपना अनुभव बताऊं डिप्रेशन के साथ, तो मेरे काफ़ी गहरा डिप्रेशन के साथ अनुभव रहा है। पहली बार जब मुझे इस तरीके का फेज़ मेरी लाइफ में आया तो वो जब मेरे नाना जी शांत हुए थे। ये लगभग दिसंबर 2016 की बात है। उस दौरान मैं उनसे क्योंकि काफ़ी जुड़ाव रखती थी, तो हो सकता है वो एक ट्रिगर पॉइंट रहा हो मेरे डिप्रेशन में आने का। लेकिन धीरे-धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी जो लाइफ की एक जो वाइटैलिटी थी, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही थी, और मुझे कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता था। और हर दिन सुबह देखकर बस सुबह होती थी और डर लगता था कि अब ये दिन भी काटना है। मतलब मैंने उस तरीके का फेज़ भी अपनी लाइफ में देखा है। लेकिन हाँ, मैं अपने आप को खुशनसीब मानूँगी कि मेरे जो मदर रहीं, मेरे फादर रहे, मेरी जो सिस्टर रहीं, हमने उस पे बात करी, उस चीज़ को एक्नॉलेज किया। हालाँकि मैं तब भी कहूँगी, क्योंकि मैं गुना मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर गुना को बिलॉन्ग करती हूँ, और बिल्कुल आप मान लीजिए 99% जो हमारा भारत है, गुना भी बिल्कुल वैसा ही है। मेरे माता-पिता ने ये एक्नॉलेज तो किया कि हाँ, कि ये परेशान है, लेकिन कभी मुझे डॉक्टर तक ले जाने की या डॉक्टर की सलाह लेने की तो कभी बात हो ही नहीं सकती थी गुना जैसे छोटे शहर में। अब आप ये मान लीजिए कि अगर शायद मैं डॉक्टर की सलाह ले लेती, तो शायद जल्दी उस चीज़ से कोप अप कर जाती। तो फिर धीरे-धीरे करीब 5, 6, 7 महीने बाद मैंने अपने आप को अपने फुल एनर्जी के साथ अपने आप को वापस अ, खोजा है मैंने। तो ये एक लंबा प्रोसेस रहता है, लेकिन डेफ़िनेटली आप इसको एक टनल की तरह मानिए, एक लंबी सी सुरंग है जिसमें आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। लेकिन अगर आप उसको सोच के चलते हैं कि आगे उजाला है, तो डेफ़िनेटली विथ हेल्प आपको उजाला दिखता है। और देखिए मैं फिर आपके साथ हूँ, और अलवर पुलिस में प्रोबेशन की तरह यहाँ पर काम सीख रही हूँ। एक दूसरा जो मेरा एक मुख्य कारण था, जब एसपी मैडम तेजस्विनी गौतम जी ने मुझे जब ये टॉपिक के बारे में बात करी, और जब मुझे पता चला कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, उस पर मैं बस एक अपना एक पर्सनल जो मैंने खुद ने डिप्रेशन के साथ जो मेरा स्टिंट रहा है वो, और एक और मैंने अपने परिवार में एक बहुत अजीज को खोया है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। अब आप ये सोचिए कि 2016 के बाद जब मैंने डिप्रेशन को इतने करीबी रूप से देखा, तो मैं आप समझिए कि मैंने सब कुछ ही इसके बारे में जानने की कोशिश करी थी। यूजुअली इंटरनेट से खोज-खोज के, किसी फ़ोरम पे बात कर कर या किसी और दोस्तों से बात कर कर। उसके बाद भी मेरे जीवन में एक ऐसा टाइम आया, जब मेरा आईपीएस का सिलेक्शन भी हो चुका था, मैं फाउंडेशन कोर्स अपना हैदराबाद में करके घर लौटी थी, तब मैंने अपने फादर को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में देखा। और मैं बिल्कुल समझ गई थी कि मेरे फादर एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। अगर हम कारण ढूँढने की कोशिश करें, जैसा कि हम यूजुअली करते हैं कि भई तू दुखी क्यों है? तो हमारे पास, मेरे फादर के पास भी ऐसा कोई कारण आपको नहीं मिलेगा कि हमारे घर में कोई कलेश का कोई रीज़न था, या हम बच्चे थे जो उनको परेशान कर रहे थे, या मेरे मदर फादर में कोई लड़ाई थी, या मेरे चाचा ताऊ जी या घर में कोई पैसे कोई बिज़नेस था, दोनों सैलरीड एम्प्लॉइज़ थे मेरे फादर और मेरे मदर, तो कोई ऐसा पैसों का भी कोई बिज़नेस में क्राइसिस नहीं था। लेकिन मैंने धीरे-धीरे अपने पापा को डिप्रेशन में आते देखा। इतना कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको घड़ियों का बहुत शौक था, और हमने जब बोला कि पापा मैं आपको घड़ी दिलाना चाहती हूँ, मेरी जॉब लग गई है, तो उन्होंने बिल्कुल उसको मना कर दिया। उनको अपने ऑफ़िस जाना बहुत अच्छा लगता था मेरे फ़ादर को,
और उन्होंने VRS लेने की बात करी और धीरे धीरे उनकी फिजिकल कैपेसिटीज इतनी वीक हो गई थी, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और जब 10-12 दिन मैंने उनसे बात करी कि उनको अच्छे से कैलकुलेशन में भी दिक्कत होने लगी थी, मतलब वो 15 + 18 भी जोड़ के नहीं बता पा रहे थे, वो इतने उनका मेंटल डिसफिगरमेंट हो गया था। हमने इस पे बात भी करी, मैंने अपने मामा जी जो मेरे साथ वहीं पर रहते, हमने उस पर बात करी। हमने इनफैक्ट एक साइकेट्रिस्ट से हेल्प लेने का भी सोचा, लेकिन बस वो सोच रह गई, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा एक अटकन है, एक रोड़ा है कि अरे भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि पागल हो गए हैं। और उसी को आप देखते देखते 15 दिन, 18 दिन, 21 दिन, और 4 जनवरी की ये बात है जब माय फादर टुक अवे हिज ओन लाइफ। उन्होंने इसमें सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे। तो आप सोचिए कि जब मैं इतनी पढ़ी लिखी, इतनी जानकार होने के बाद भी उस समय जब मेरे फादर को उस मोमेंट पे डॉक्टर की हेल्प थी, अगर मैं उसको ले लेती, तो आप सोचिए कि मेरे जीवन में जो मैंने सोच रखा था अपना एक अच्छा फ्यूचर की जॉब के बाद सब सेटल हो जाएगा और मैं, मेरे माता, मेरे पिता और मेरी बहन अच्छे से रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हम इस पे बहुत कैजुअल अप्रोच रखते हैं, हम इस पे सिर्फ बात करते हैं, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी हम कभी एक्शन नहीं लेते कि हम डॉक्टर से जाकर मिलें। और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन भी हर बीमारी की तरह धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आप इस पे ध्यान ना दें तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब वाकई आपको एक एक पल बहुत भारी पड़ जाएगा। मैंने खुद महसूस किया डॉक्टर साहब कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हुई थी जब मैं अपने उस एबिस में थी, जिसको आप डार्केस्ट पीरियड बोलते हैं। तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको इतनी एंजाइटी होती है कि आपको नींद भी नहीं आती है, आपको पूरे टाइम घबराती है। और डॉक्टर साहब, मेरा तो दिल भी धीरे धीरे पैल्पिटेट करता रहता था पूरे टाइम। आई कैन फील कि मैं बहुत घबराई हुई हूँ, मेरी धड़कन बहुत इरेगुलर है। तो अगर आप उस स्टेज पर आ गए हैं किन्हीं कारणों से, तो ये बहुत जरूरी है इमीडिएटली आपको हेल्प लेनी है डॉक्टर से। जो आपको जो भी मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर ओन स्केड्यूल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो वो आपको रिलैक्स करेगा कुछ दिन। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उन दवाइयों को खाने के बाद आप उनके आदी हो जाते हो, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। 15-20 दिन के बाद आप बहुत रिलीव फील करते हो। इनफैक्ट डॉक्टर साहब, अभी मेरी मदर क्योंकि अकेली रह रही है गुनामर, तो जब भी वो थोड़ी एंशियस होती हैं तो हमारे पास हमने डॉक्टर से बात करी हुई है, तो वो 10 दिन वो उस कोर्स को लेती हैं एंड शी फील्स मच बेटर एंड शी फील्स मच रिलैक्स्ड। और 15 दिन के बाद उसको हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इसी के साथ साथ मेरे मामा जी ने भी इस चीज को देखा कि उनको जैसे कि एंगर इश्यूज हैं, तो जब भी वो स्ट्रेस में रहते हैं, इस तरीके के पीरियड में रहते हैं, तो वो बहुत गुस्सा होना, बहुत चिड़चिड़ होना, और घर में पूरे टाइम सर लड़ाई ही रहती है। उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया सर इस एपिसोड के बाद, उन्होंने भी अपने लिए प्रिस्क्रिप्शन करवाया। मेरी सिस्टर के लिए भी सर, जब मैंने देखा कि वो बहुत परेशान थी, इनफैक्ट वो कह रही थी कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहती हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कॉलेज में। तो सर अब हमें डॉक्टर साहब, हमें समझ में आ गया था कि इसके लिए हमें डॉक्टर से मिलना है, और 10 दिन 15 दिन जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है उसको हमें डिलीजेंटली लेना है, और इस बीमारी को बीमारी की तरह देखकर, इसको ट्रीट कर कर, इसको फिर वापस अपने नॉर्मल ट्रैक, अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आना है। और इतना सब कुछ देखने के बाद, होने के बाद, मैं मेंटल हेल्थ को एक हिडन एपिडेमिक की तरह देखती हूँ। हम सभी किसी ना किसी तरीके से परेशान हैं, तो अब समय आ गया है कि हम इस पर आराम से बात करें। पूरा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप है, आप देखेंगे, अगर फिल्मों का आपको शौक रहता है तो आप देखेंगे कि जितनी भी अंग्रेजी मूवीज हैं डॉक्टर साहब, उसमें हमेशा जो हीरो या हीरोइन होती है उसके पास एक साइकोलॉजिस्ट होता है, जिससे वो वीकली जाके बात करते हैं, वीकेंड पे बात करेंगे या महीने में 15 दिन में जाकर बात करेंगे। वहाँ पर मेंटल क्लिनिक्स हर मोहल्ले में, हर प्रिसिंट में आप देखेंगे कि उनका पार्ट ऑफ कल्चर है। अब आप इसको आधुनिकता का अभिशाप कह लीजिए, या जो नई लाइफस्टाइल है उसके लिए आप इसको एक लाइफस्टाइल डिसीज कह लीजिए, लेकिन जो है इसको हमें एक्सेप्ट करना है और इसका हमें इलाज कराना है, और इसको बहुत सहज भाव से, बना इसको टैबू की तरह देखते हुए, हमें इस पे बातचीत करते हुए ऐसी कोशिश करना है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे परिवार में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम किसी को ऐसा मिलें तो हम उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाने के लिए प्रेरित करें, इनफैक्ट खुद उसको जाकर डॉक्टर के पास छोड़कर आए। थैंक यू सो मच। बहुत सही बात कही आपने ज्येष्ठा जी, कि
और आपका अनुभव भी वाकई एक आंखें खोलने वाला है कि हमें जरूरत इसे बीमारी समझने की और इस पे एक्शन लेने की, दोनों की एक साथ है। कि हम बिना देर किए, जिस तरह नॉर्मली बुखार में हम लोग ज़्यादा होता है तो सोचते हैं डॉक्टर को दिखा दें और एक गोली ले लें, तो वैसे ही यदि हमें कुछ मानसिक अवसाद के लक्षण हैं तो हम बिना देर किए सबसे पहले एक डॉक्टर को, एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ को हम उनसे सलाह लें। दूसरा, मन में चीज़ें ना रखें। बिल्कुल। ने हॉलीवुड की बात की, फ़िल्मी दुनिया की बात की, मैं एक अनुभव साझा करना चाहूँगा। दीपिका पादुकोण बहुत ही उम्दा अदाकारा हैं और बहुत ही ज़हीन अदाकारा हैं और भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में उनका काफ़ी अच्छा नाम है। जब वो अपने करियर के शिखर पे थी, तो 2014 में उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनको क्लिनिकल जो सिंड्रोम है, अवसाद है डिप्रेशन का, वो उसको महसूस कर रही हैं। वो रोने लगती थी अपने वैनिटी में जाके, वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने सफलता के, अपने करियर के चरम पे थी वो। लेकिन उन्होंने फिर उसको समझा, उन्होंने उसको जाना, उन्होंने उसकी बाकायदा डॉक्टर को दिखाया, उनसे उसका पूरा कोर्स लिया और कोर्स लेके उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि अब उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है। मैं उन्हीं के शब्दों में कहना चाहूँगा कि वो रोना महसूस करती थी, वो परेशान रहती थी, उन्हें लगता था कि दुनिया में सब खत्म हो गया है। जी, जी। लेकिन जब उन्होंने उसको जब जाना, जब उन्होंने उसको देखा, दवाई ली उन्होंने, तो उनका उन्हीं के शब्दों के अंदर है कि मानसिक बीमारी ने हम सभी को, उन्होंने दावोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड प्राप्त करते हुए, क्योंकि वो इससे लड़ी, लड़ने के बाद उन्होंने बाकी को भी प्रेरित किया, तो उन्होंने अपने शब्दों में कहा, मानसिक बीमारी ने हम सभी को बहुत कठिन चुनौती पेश की है। लेकिन मेरे प्यार में बीमारी के साथ नफ़रत के रिश्ते ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एक के लिए धैर्य रखें कि आप अकेले नहीं हैं, और सबसे ज़रूरी बात वो यह है कि आशा। आशा ही हमें हर चीज़ को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है। वर्तमान परिदृश्य में हम तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, लेकिन आपको खुद को याद दिलाना होता है कि जीना, प्यार करना और हँसना महत्वपूर्ण है। और जो ज़िंदगी है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हमारी जो चिंता है, जो अवसाद का अनुभव रखते हैं, उसमें भी हम ये ध्यान रखें कि हम एक आशा, पॉजिटिविटी को ले चलें, सकारात्मकता को ले चलें और अपनी बातों को कहना शुरू करें। मन में ना रखें, मन में रखने से सब परेशानी होती है। दूसरों से साझा करें और सही समय पे डॉक्टर से बात करें। तो हम अब डॉक्टर साहब के पास पुनः चलते हैं। सर, कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में आर्थिक स्थिति भी सभी की इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, लगातार लंबा लॉकडाउन रहा और ज्येष्ठा जी के डिपार्टमेंट को काफ़ी मेहनत जद्दोजहद करनी पड़ी और लोगों ने भी काफ़ी अच्छा समर्थन दिया। अलवर के लिए कहना पड़ेगा कि जनता सकारात्मक है, पॉजिटिव है, सहयोग करती है। और हम ये जानना चाहेंगे सर, अभी आर्थिक रूप से भी व्यक्ति परेशान है, स्वास्थ्य के रूप से भी परेशान है, वो ऐसा क्या करे, क्या ना करे? सपोज़ किसी को अभी तनाव है, तो वो सबसे पहले क्या करे? मतलब उसके लिए एक लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? किस चीज़ के ऊपर जाए? तो आज के टाइम में ये कोरोना काल जो है किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज इस अर्थ पे, इस धरती पे जितने भी लोग हैं, किसी ने भी ऐसा जो ये वाला पीरियड जो लास्ट 6 मंथ से है, किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। नए वर्ड्स सुनने को मिले हैं, लॉकडाउन, किसी ने कुछ नहीं सुना था। इकोनॉमिक लॉस डेफिनिटली जो स्मॉलर बिजनेस, छोटे बिजनेस थे और मीडियम बिजनेस भी, अब मैं कहूँगा, उनमें बहुत फ़र्क पड़ा है। लोगों की इकोनॉमी बिल्कुल, लोगों के पास लिटरली पैसे नहीं हैं। और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया फैमिली में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करा रहे हैं, तो इट इज़ वेरी कॉस्टलियर। तो आज के टाइम में अगर तनाव हो रहा है, इकोनॉमिक, हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि आप लोगों ने भी बोला, कि शेयर करो, बातें करो, किसी के साथ बैठ के बताओ। मन करता है रोने का, रो लो बैठ के किसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई रोना किसी कमजोरी का साइन नहीं है। आप बैठिए, अपने किसी दोस्त के साथ ही बैठिए, अपनी किसी फैमिली मेंबर के साथ बैठिए, या फिर अगर वो लोग आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो टू प्रोफेशनल। यू कैन कंसल्ट साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। तो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड सीक फॉर हेल्प। हेल्प मांगिए। आप हेल्प मांगेंगे तभी मिल पाएगी। कोई बाहर से देख के नहीं बता पाएगा कि आप डिप्रेशन में हैं। आप शेयर करिए अपनी बातें।
और इसमें रिलेटिव्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। अगर आपको लग रहा है कि वो सामने वाला पर्सन किसी भी कारण से या कोई कारण नहीं भी है, अगर उसके बर्ताव में, जैसा कि चेष्टा जी ने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया अपना डिप्रेशन वाला फेज, कि कैसे उनको घबराहट होती थी, पाल्पिटेशन होती थी, उनको खुद की हार्ट बीट महसूस होती थी, सांस लेने में परेशानी होती थी, एक लंबा डार्क वाला पीरियड था, मेलनकोलिया हम से बोलते हैं। तो ये सब अगर सफर कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ बातें करना चालू कर दें कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली हमारे लिए हेल्प आएगी। और साथ में अपन को हेल्थी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी रखनी है अपनी लाइफ में। योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक। मैं ये नहीं कह रहा कि ये करने से आपको कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होगा। डेफिनेटली अच्छे अच्छे योगा करने वाले योगा इंस्ट्रक्टर, टीचर, वो भी हमारे पेशेंट हैं। दे कैन ऑल्सो बिकम इल। इवन साइकेट्रिस्ट कैन गेट डिप्रेस्ड। साइकेट्रिस्ट को भी साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज ये क्लिनिकल है। मेरे हाथ में या आपके हाथ में या किसी के भी हाथ में नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये अगर किसी को डिप्रेशन है, लोग ये कह के छोड़ देते हैं कि है ये फालतू की बातें मत सोचा कर। ऐसा नहीं होता। ये तो ऐसा ही होगा, किसी कोई कहेगा मुझे अस्थमा है, अरे यार इतनी ऑक्सीजन है, तेरे को क्या अस्थमा है। अपन ऐसा नहीं कहते ना अस्थमा वाले को, तो डिप्रेशन वाले को भी नहीं कहना है। उसे उसकी बातें सुन लेने से ही, एक डिक्टम है, शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर कर लोगे किसी के साथ, उसी से आधी केयर आपकी हो जाती है, मन हल्का हो जाता है। तो सबसे पहले बात करना सीखो। लेट्स टॉक मेंटल हेल्थ, लेट्स टॉक, वी शुड टॉक अबाउट आवर मेंटल हेल्थ। हाँ जी, बहुत सही बात कही डॉक्टर साहब आपने। जिस्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पुलिस की नौकरी में जब आप आने के बाद क्या आपका कोई लॉकडाउन के दौरान अभी कोई व्यक्तिगत अनुभव रहा जहां आपने किसी को डिप्रेशन में देखा हो, या आपको लगा कि नहीं ये इस तरह के सेशन यदि ऐसे में हम लोग किए जाएं तो किस तरह से लोगों को हम अवसाद से मुक्ति दिला सकते हैं? जिस्टा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपको जी अनम्यूट जी करना जी। होगा। हाँ सॉरी, मैं अभी अनम्यूट किया है। देख सर, जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी अनसर्टेनिटी आती है जीवन में, जब हमें पता ही नहीं कि कल कैसा होगा, तो कोरोना काल में सर एक अनसर्टेनिटी आई है हमारी लाइफ में, और एक नए तरीके से हमने बातचीत करना, मिलना, अपने काम को करना, वर्चुअली देखिए जैसे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, तो ये हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक ऐसा काल आएगा जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाने में भी डरने लगे। तो डेफिनेटली आप इसको एक्नॉलेज करें या ना करें, आप इसे माने या ना माने, आपका ब्रेन स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कितने समय तक चले। एक दूसरी बात आप देखेंगे सर, क्योंकि मैं पुलिस से हूँ, और पुलिस में हमारे हायरार्की और ऑर्डर, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन रहते हैं, जिसमें हमें किसी भी ऑर्डर की अवहेलना करना हमसे अपेक्षा नहीं की जाती है। वो काम कितना भी कठिन हो, हमें उसको करना ही होता है, हमें हामी भरनी होती है, हमसे बहुत ज़्यादा उस पर तर्क वितर्क करने की भी हमें अनुमति नहीं होती है। और तो पुलिस जॉब में मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस का एक फैक्टर ये रहा है, कोरोना की वजह से अनसर्टनिटी रही है। इनफैक्ट सर आप देखेंगे कि कोरोना की वजह से तो पुलिस की ड्यूटी भी 24 घंटे की रही है, तो पूरी पुलिस फोर्स कोरोना काल में भी, और इसके अलावा भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सुसाइड रेट्स हैं, जो डिप्रेशन रेट्स हैं, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में हमेशा से रही। इनफैक्ट अब मैं जब भी अपने जवानों से मिलती हूँ या बात करती हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है कि जैसे ही रिटायरमेंट होता है डॉक्टर साहब, 60 साल के बाद, 62 साल के बाद, वो व्यक्ति बिल्कुल अपनी लाइफ एनर्जी खो देता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि रिटायरमेंट शुड बी अ न्यू बिगिनिंग। एक पुलिस कर्मचारी के लिए, पुलिस पर्सनल के लिए रिटायरमेंट के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी 30 वर्ष 35 वर्ष बहुत स्ट्रेस में निकालता है, चुप्पी के साथ निकालता है, और बहुत ड्यूटी आवर्स, 24 घंटे की ड्यूटी, छुट्टी नहीं, घर में भी स्ट्रेस, परिवार को समय नहीं दे रहे हो तो वहां से डांट पड़ती है, अफसरों की बात नहीं सुनते हो तो वहां से डांट पड़ती है।
जनता तो हमेशा ही पुलिस से थोड़ी नाराज सी भी रहती है कई बार, तो हर तरीके से आप देखते हैं कि आपके आपके समक्ष नाराजगी ही नाराजगी प्रस्तुत रहती है। तो आप कितना भी अपने आप को माचो मैन दिखाएं, वर्दीधारी दिखाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ब्रेन उन चीजों से इफेक्ट होता है, उस नेगेटिविटी से इफेक्ट होता है। तभी आप देखेंगे कि बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो अच्छे से खाना भी नहीं खाते, बैलेंस डाइट नहीं लेते, भोजन नहीं ले पाते। और हम यूजली जो इंडियन पुलिस का मजाक बनाते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी पॉट बेलीज हैं जो तोंद आई हुई हैं, तो डॉक्टर साहब उसका एक मेजर कारण यही, क्योंकि हमारा कुछ खाने का टाइम नहीं रहता है, और अगर खाने का समय मिल भी जाए तो उस वक्त खाना उपलब्ध नहीं रहता, तो हम कुछ भी अनहेल्दी या तो कचौड़ी या समोसा आप देखेंगे पुलिसकर्मी आप खाते हुए दिखेंगे। इस वजह से हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है, जो हमारा ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है अंदर का, वो वीक होता जाता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारा जो लाइफ की क्वालिटी है जो पुलिस पर्सन की, स्पेशली सिपाही की, मैं उसके लिए ज़्यादा अपनी चिंता जाहिर करना चाहूँगी। और इस पहल से मैं एसपी मैडम को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमने ये कॉन्वर्जेशन को शुरुआत करी है, हमने एक बातचीत की शुरुआत करी है। इसके बाद मैं चाहूँगी कि और पुलिसकर्मी अलवर के, राजस्थान के, भारत के, हम इस पे चर्चा करना शुरू करें, मेंटल हेल्थ के लिए हम सोल्यूशन ढूंढना शुरू करें, और साइकेट्रिस्ट के साथ वीकली या 15 दिवसीय या फिर 1 महीने में एक बार इस तरीके के हम सेशंस रेगुलराइज करें, इसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं, जिससे कि आप देखेंगे कि जो अग्रेशन आ जाता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप गुस्सा बाहर तो निकाल नहीं पाते जॉब में, फिर आप अपने घर में जाकर कलह करते हैं, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, वाइफ के साथ मारपीट करते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याओं से अपने आप ही निजात हो जाएगा जब हम खुद बातचीत करना शुरू करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला। इनफैक्ट डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो सबसे पहले प्रिस्क्राइब भी यही करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को आप सुधारें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, नियमित एक्सरसाइज करें, नेचर के साथ हो सके तो उनके साथ आप समय व्यतीत करें। और दवाई तो तब आती है सीन में जब आप बहुत मेजर डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन वाले सिम्टम शो करने लगते हैं। तो इस तरीके से हम बात करते हुए, डॉक्टर की सलाह लेते हुए, अपने जो इंटरपर्सनल जो संबंध है हमारे परिवार के साथ, हमारे प्रोफेशनल पीयर ग्रुप के साथ, हमारे सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ और समाज के साथ, उसमें मैं तो सर्टेनली कहती हूँ, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि 100% 100% आपको सुधार दिखेगा अपने ओवरऑल कॉन्डक्ट में, अपने ओवरऑल जीवन जीने की जो इच्छा होती है, जिसे जिजीविषा कहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि आपको काफी मजा आने लगेगा काम करने में। और यही मुझे लगता है कि मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हर दिन भरपूर आप जिए, खुशी से जिए। जी, बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत सही कहा कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य, अपने आहार, अपने शारीरिक स्वास्थ्य सभी को ध्यान देना होगा, और हमें एक बेहतर जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए बेहतर मस्तिष्क भी चाहिए, बेहतर आंतरिक मन भी चाहिए, सकारात्मकता भी चाहिए। और मैं इसको कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग प्रयास करें कि हम कोशिश करके एक जीवन बचा सकते हैं। बातचीत सबसे अहम कदम है, और यह परिवर्तन छोटा सा देखने में लग सकता है, मगर ये बहुत ही आवश्यक परिवर्तन है कि हम एक दूसरे से बातचीत शुरू करें, संवाद शुरू करें। यदि हम बातचीत करेंगे तो हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से ले जा पाएंगे। हम वो जो एक फेज होता है, वो जो एक क्षण होता है जिसके अंदर हम एक थोड़ा सा कमजोर फील करते हैं, शायद उस समय को निकाल पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम बातचीत करें, एक दूसरे से बात करें। और मार्टिन लूथर किंग ने एक शब्दों में मैं कहूँगा, इस दुनिया में जो कुछ भी किया जा सकता है वो सिर्फ उम्मीद से किया जा सकता है। तो उम्मीद बनाए रखें, उम्मीद के साथ रहें, उम्मीद के साथ लड़ें। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आने वाले समय में भी अलवर पुलिस इसी तरह आपको विभिन्न मुद्दों पर और जो क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवाते रहेंगे। और हम आपसे भी ये जानना सभी से चाहेंगे कि आप किन से मिलना चाहेंगे, और हमसे जुड़ें, आप हमसे साझा करें। कभी तनाव में हो तो बिल्कुल आप हमसे भी बात कर सकते हैं। अलवर पुलिस भी आपके लिए है। मैं सभी सुनने वालों से अपील करूंगा कि अलवर पुलिस भी आपके लिए है। आप यदि थोड़ा लो फील करें तो आप हमसे बात कर सकते हैं। सिर्फ क्राइम के अंदर पुलिस से बात करें जरूरी नहीं। यदि आप थोड़ा सा महसूस ऐसा करते हैं कि कभी कभी हमें पुलिस से बात करके यदि अच्छा महसूस हो सकता है, तो उसके लिए भी पुलिस है। कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत एक पहल है। हम लोग इसके अंदर कल एक सेशन के बारे में आप सभी को बताना चाहेंगे।
कि कल इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड है, बालिकाओं के लिए एक दिन है जो बालिकाओं के लिए विशेष है, जहां हम बालिकाओं के बारे में बात करेंगे। कल के लिए 2 सत्र निर्धारित हैं। हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय इसके अंदर हमारे साथ रहेंगे, भूपेंद्र सिंह जी। 5 बजे शाम को ये समय रहेगा। हम इसके अंदर हमारे साथ में रहेंगे एडीजे मैम। इसके अलावा हमारे साथ में यहाँ से रहेंगे डीएम हमारे आनंदी मैम और हमारी पुलिस अधीक्षिका तेजस्विनी गौतम मैम। तो शाम को कल 5 बजे हम इस विशेष सत्र में महिलाओं के ऊपर बात करेंगे। 6 बजे का सत्र भी एक विशेष सत्र है, जहां हमारे पुलिस विभाग में जीआरपी महिला थाना में अजमेर में एक सीआई साहिबा सुशीला बिश्नोई जी पोस्टेड हैं और उन्होंने, उनकी बेटी परी बिश्नोई इस साल की यूपीएससी की ऑल इंडिया रैंक 30 के अंदर आईएएस चयनित हुई है। तो हम 2 का सत्र रहेंगे। 6 बजे से सत्र रहेगा परी बिश्नोई जी के साथ और उनकी माताजी सुशीला बिश्नोई जी जो हमारे पुलिस दल की अभिन्न अंग हैं, वो अपनी जर्नी बताएंगे कि एक महिला ने पुलिस की नौकरी के साथ में अपने बच्चे को यूपीएससी के कैसे शिखर पे पहुंचाया। और जो पहला सेशन रहेगा वो हमारा सेशन आपका, हमारी एडीजे मैम आपके साथ रहेंगे और इसके अलावा हमारे कलेक्टर साहब रहेंगे, आनंदी मैम रहेंगे, तेजस्विनी मैम रहेंगे और पुलिस महानिदेशक इसमें इनॉग्रल अपना सेशन देंगे। आज के लिए हम सत्र को यहीं विराम देते हैं। आगे हम आपसे सभी से दोबारा मिलेंगे। डॉक्टर साहब सुमित मित्तल साहब का धन्यवाद, आईपीएस मैम ज्येष्ठा मैत्रेय जी का आपका धन्यवाद। आप सभी हमसे जुड़े और उम्मीद है इसी तरह आप हमें आगे भी समय देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मुदित जी, थैंक यू।